दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जयपुर टिंडर मर्डर केस की, जिसने न केवल राजस्थान को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी प्यार, झूठ, लालच और खतरनाक साजिश का एक ऐसा मिश्रण है जिससे पूरे समाज को एक गहरी सीख मिली थी। एक डेटिंग ऐप पर शुरू हुई दोस्ती खौफनाक में बदल जाती है। यह कहानी सेक्स ट्रेड, महंगे शौक और निर्दय साजिश की है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने 3 युवाओं को उम्र कैद की सजा तक पहुंचा दिया था? चलिए आज हम इस केस को विस्तार से जानते हैं। यकीन मानिए, सच जानकर आपका भी दिल टहल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर सब कुछ सिलसिलेवार से जानते हैं। दोस्तों, 2018 में जयपुर में रहने वाले रामेश्वर शर्मा और उनके पूरे परिवार की टेंशन के मारे हालत खराब थी, क्योंकि उनका जवान बेटा दुष्यंत एक रात पहले यानी 2 मई 2018 से लापता था। और जब वह अपने बेटे की फिक्र में लगे हुए थे कि तभी उनको अपने बेटे दुष्यंत शर्मा का फोन आता है। और फोन पर सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे की आवाज सुनी, जो अपनी जान की भीख मांग रहा था और अपने पिता को अपने किडनैपर्स को 10 लाख रुपए देने के लिए रोते हुए रिक्वेस्ट करता है। लेकिन इसके तुरंत बाद एक लड़की दुष्यंत से फोन छीन लेती है और उसके पिता को कॉल पर गंदी गंदी गालियां देने लगती है और धमकी देती है कि अगर उन्होंने अगले 20 मिनट में दुष्यंत के बैंक अकाउंट में ₹10 लाख ट्रांसफर नहीं किए तो वह दुष्यंत को जान से मार देगी। और यह सुनकर दुष्यंत के पिता सहम जाते हैं। इसके बाद वह अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करते हैं, लेकिन उन सबको मिलाकर सिर्फ ₹5 लाख ही थे जिनको दुष्यंत के पिता दुष्यंत के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अब दुष्यंत का फोन स्विच ऑफ हो चुका था। वह अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी दे दी, लेकिन दुष्यंत का कहीं भी नामो निशान नहीं था। इसलिए घबराते हुए उन्होंने इस मामले में आखिरकार पुलिस को कॉल करना ही ठीक समझा, जिसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लेकिन एक और दिन बीत गया पर पुलिस को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए दुष्यंत के घर वाले और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन 4 मई 2018 की सुबह उनके पास पुलिस का फोन आता है और पुलिस वाले बताते हैं कि उन्हें पास के गांव में एक सूटकेस के अंदर टुकड़ों में कटी हुई एक लाश मिली है। शायद यह लाश दुष्यंत की हो सकती है। इसीलिए पुलिस वाले दुष्यंत के पिता रामेश्वर को लाश आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाते हैं और बॉडी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे पहचानना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन जब रामेश्वर ने देखा कि उस लाश के हाथ की अंगुलियों में जो अंगूठियां थीं, वह दुष्यंत के हाथ में थीं, इसलिए वह समझ जाते हैं कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि दुष्यंत की है। इसके बाद पुलिस सबसे पहले दुष्यंत की कॉल रिकॉर्ड निकालती है और इससे पता चलता है कि दुष्यंत के फोन पर एक ही नंबर से काफी कॉल हुए थे। इसलिए पुलिस उस को ट्रैक करना शुरू करती है और ट्रैक हुई लोकेशन पुलिस को जयपुर के गांधीनगर में मिलती है। इसके बाद पुलिस वहां जाती है तो वहां एक लड़की और 2 लड़के मिलते हैं। साथ ही वहां पर दुष्यंत की गाड़ी भी मिलती है। इसलिए पुलिस इन तीनों को अरेस्ट कर लेती है। इस लड़की का नाम प्रिया सेठ था और एक लड़के का नाम दीक्षांत कामरा और दूसरे का नाम लक्ष्य वालिया था। और जब इनसे पूछताछ करते हैं तो दीक्षांत और लक्ष्य बताते हैं कि इस मर्डर की सारी साजिश प्रिया ने ही रची थी। इसके बाद जब प्रिया की कुंडली निकाली जाती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि प्रिया का क्रिमिनल रिकॉर्ड काफी लंबा और पुराना था। दरअसल प्रिया राजस्थान के पाली जिले के एक छोटे से गांव फालना से निकलकर जयपुर में कॉलेज की पढ़ाई करने आई थी। प्रिया ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2011 में उसने मानसरोवर के एक कॉलेज में पढ़ने के लिए एडमिशन लिया था और वह जयपुर में आते ही यहाँ की चकाचौंध की बहुचक्की हो जाती है और जल्द से जल्द अमीर बनना चाहती थी। इसलिए वह एस्कॉर्ट सर्विसेज वालों से कांटेक्ट बनाती है और वह अपने कॉलेज से दलालों को लड़कियां सप्लाई करवाना शुरू कर देती है। वह अपने साथ पढ़ रही लड़कियों को पैसे का लालच देकर उन्हें अमीर लोगों के साथ सोने के लिए भेज देती और उस पर अपना कमीशन लेकर उन पैसों से ऐश करती थी। और प्रिया लड़कों को फंसाने के लिए एक वेबसाइट भी बनाती है जिस पर अनैतिक काम करने के लिए लड़के संपर्क करते थे। और वेबसाइट पर संपर्क करने के बाद लोगों से मिलने प्रिया अपने ड्राइवर गणेश के साथ पहुंच जाती थी, जहां पर प्रिया पहले लोगों से सौदा कर 10 से 50 हजार लेती थी और पैसे लेने के बाद वहां से अपने ड्राइवर को पैसे देने का बहाना बनाकर अपने ड्राइवर के साथ वहां से भाग आती थी। और इसी के चलते प्रिया ने नोटिस किया कि उसके आसपास बहुत सारे मैरिड लोग डेटिंग एप्स पर अपनी प्रोफाइल बनाकर अफेयर करते हैं। और इसे देखकर प्रिया को पैसे कमाने का एक और प्लान आया और उसने प्यार और धोखे का एक जाल फैलाना शुरू कर दिया।
यानी टिंडर ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाई, जहां वह प्यार का लालच देकर ऐसे ही लोगों को फंसाकर उनके साथ इंटीमेट फोटो खींचकर उनको पैसों के लिए ब्लैकमेल करती थी। और इन सब के चलते प्रिया को 2017 में श्यामनगर थाना पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। लेकिन कुछ दिनों बाद वह जेल से छूट जाती है और फिर से जगह बदल इन्हीं कामों में लग जाती है। और जेल से छूटने के बाद टिंडर ऐप पर प्रिया की मुलाकात दीक्षांत कामरा से होती है और फिर इन दोनों को प्यार हो जाता है। दीक्षांत मुंबई में मॉडलिंग करता है और इन दोनों में प्यार होने के बाद दीक्षांत भी मुंबई छोड़कर के पास जयपुर आ जाता है और दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। और इसके बाद इस काम को यह दोनों एक साथ मिलकर करने लगते हैं। दीक्षांत तो ऐसे लड़कों को चिन्हित करता था और प्रिया उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाकर पैसे ऐंठती थी और इसी पैसों से दोनों ऐश करते थे। उनके अय्याशी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि पुलिस को दीक्षांत के पास 8,000 के जूते मिलते हैं और प्रिया को महंगे परफ्यूम, कपड़ों और सौंदर्य का शौक था और कीमती शराब व सिगरेट भी पीती थी और उसका एक माह का खर्चा लगभग Rs1 लाख था। और इन मन के शौकोर करने के लिए दीक्षांत ने कई लोगों से पैसे भी उधार लिया था, जिससे उस पर Rs5 लाख का कर्जा हो जाता है। और इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए इन्होंने दीक्षांत के दोस्त लक्ष्य के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इस प्लान के मुताबिक वह एक अमीर आदमी को प्रिया के पुराने तरीकों का यूज करके धोखे से अपने फ्लैट पर बुलाकर उसको किडनैप करेंगे और उसके घर वालों से भारी फिरौती लेंगे। और प्लान बनाने के बाद प्रिया टिंडर पर अपना शिकार ढूंढने लगती है और इसी दौरान प्रिया को टिंडर ऐप पर दुष्यंत मिलता है और प्रिया उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाकर दुष्यंत से दोस्ती करती है। इसके बाद इन दोनों में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन दुष्यंत ने प्रिया को अपना गलत परिचय दिया था। उसने खुद को दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन बताया था और अपना नाम विवान कोहली बताया था। और फिर 2 मई को प्रिया सेठ दुष्यंत को मिलने अपने फ्लैट पर बुलाती है और दुष्यंत बिना कुछ सोचे समझे प्रिया से मिलने उसके फ्लैट पर पहुंच जाता है। और जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है तो लक्ष्य और दीक्षांत दुष्यंत को पकड़ लेते हैं और उसके साथ मारपीट करने लगते हैं और रस्सी से बांध देते हैं। इसके बाद प्रिया दुष्यंत का वॉलेट निकाल लेती है तो उसमें से दुष्यंत का क्रेडिट कार्ड और एक आईडी कार्ड निकलता है, जिस पर दुष्यंत की फोटो लगी हुई थी और विमान के नाम की जगह दुष्यंत नाम लिखा था। इसके बाद प्रिया चिल्लाती हुई दुष्यंत से पूरी सच्चाई जानती है तो दुष्यंत बताता है कि दरअसल वह उसे धोखा दे रहा था, क्योंकि उसका असली नाम दुष्यंत है और उसके बीवी बच्चे भी हैं। साथ ही वह कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक आम सी माइनिंग कंपनी में काम करने वाला एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है। और प्रिया यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वह डिसाइड करती है कि वह अपने प्लान को फेल नहीं होने देगी। अब वह दुष्यंत की फैमिली से ही पैसे मांगेगी और फिर फोन करके दुष्यंत के पिता से पैसे मांगती है और दुष्यंत के पिता ने उसे 20 मिनट के अंदर Rs5 लाख भी ट्रांसफर कर दिए थे। लेकिन फिरौती की रकम मिलने के बाद प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य को लगा कि दुष्यंत को छोड़ने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच सकता है और वह पकड़े जा सकते हैं। इसलिए पकड़े जाने के डर से यह तीनों मिलकर दुष्यंत की हत्या करने प्लान बनाते हैं। प्रिया पुलिस को अपने बयान में बताती है कि सबसे पहले दीक्षांत दुष्यंत का गला घोंटता है, पर जब दुष्यंत नहीं मरता है तो फिर लक्ष्य उसका मुंह तकिया से दबाता है। लेकिन दुष्यंत फिर भी नहीं मरता है तो उसके बाद दीक्षांत प्रिया से चाकू मांगता है और उसका गला काट देता है। हालांकि तब के प्रिया के बॉयफ्रेंड दीक्षांत ने अपने बयान में बताया कि लास्ट तक तो मुझे दुष्यंत के बारे में कुछ नहीं पता था। हम लोगों ने किडनैप करने के बाद थोड़ा बहुत उसे टॉर्चर किया और फिर प्रिया ने उसकी हत्या कर दी। सबसे पहले प्रिया उस पर चाकू से वार करती है और तब तक चाकू मारती रहती है जब तक कि दुष्यंत की सांसें नहीं थम जाती हैं। हत्या करने के कुछ देर बाद ही शव को बड़े से सूटकेस में भरकर दिल्ली रोड स्थित आमेर की पहाड़ियों में फेंक देते हैं और शव को ठिकाने लगाने से पहले दुष्यंत के चेहरे पर चाकू से कई हमले भी करते हैं ताकि पुलिस उसकी पहचान नहीं कर सके और सबूत मिटाने के लिए अपने फ्लैट को धोया देते हैं। लेकिन 3 मई 2018 की रात को आमेर पुलिस को शव बरामद होता है और उसके कुछ घंटों बाद ही 4 मई को पुलिस प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया को उसी फ्लैट से दबोच लेती है जहां दुष्यंत की हत्या की गई थी। और पुलिस पूछताछ में प्रिया ने बताया कि उसने ऐसा फ्रॉड 1000 लोगों के साथ किया और करीब Rs 12 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन उसके महंगे शौकों के चलते उसका बैंक बैलेंस फिर भी शून्य था
और पुलिस पूछताछ में तीनों एक दूसरे पर ब्लेम डालते हैं। दीक्षांत के हिसाब से सारी प्लानिंग लक्ष्य और प्रिया की थी, वहीं प्रिया के हिसाब से सब लक्ष्य और दीक्षांत ने किया था, और लक्ष्य के हिसाब से सारा प्लान दीक्षांत और प्रिया ने किया था। यानी तीनों एक दूसरे पर ब्लेम डालते रहते हैं। और इस खुलासे के बाद पुलिस इन तीनों पर कई गंभीर धाराओं के तहत मामला कर इन्हें जेल भेज देती है। कुछ महीनों बाद दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया को तो जमानत मिल जाती है, लेकिन प्रिया सेठ की जमानत याचिका खारिज होती रहती है। और इस केस में फिलहाल की बात करें तो 5 साल कोर्ट में चलने के बाद 24 नवंबर 2023 को जयपुर के एडीजे कोर्ट में इन तीनों को अपराधी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जहां लक्ष्य और दीक्षांत आज तक अपनी गलतियों के लिए खुद को कोस रहे हैं, वहीं प्रिया सेठ का यह मानना है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि वह ऐसे धोखेबाज मर्दों को स्कैन करके समाज को ठीक कर रही थी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। यह कहानी केवल एक खौफनाक मर्डर की नहीं है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कैसे लालच और झूठ इंसान को हैवान बना सकती है। वैसे इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।